जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी की जो क्लास 12th की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रही थी विपिन चंद्रा जी वाली, तो ये उसका पार्ट 12 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने लेक्चर 11 में कुछ पढ़ा था कि भारत और फ्रांसीसियों के बीच में किस तरह के संबंध रहे। उनके बीच में काफ़ी युद्ध हुए। शुरुआती युद्धों में तो फ्रांसीसी जो थे वो भारी पड़े अंग्रेज़ों पर, लेकिन 1754 के आसपास फिर जब हमने पढ़ा डुप्ले के बारे में, डुप्ले फ्रांस की सेना का एक कमांडर था इधर भारत के अंदर, ठीक है। बेसिकली फ्रांस की भी कंपनी आई थी, ठीक है। अब फ्रांस की जो कंपनी थी उस कंपनी पर सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नहीं था इतना। तो फ्रांस की कंपनी पर सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। डुप्ले एक ऐसा इंसान था, डुप्ले ने अंग्रेज़ों के मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब टाइप की कर दी, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, परेशान आकर जो ऊपर मतलब कि जो फ्रांस की सरकार थी वहाँ कुछ पैसे वैसे भरे या उन लोगों के कान भरे, जो भी इन्होंने किया। फिर डुप्ले को वापस बुलाया 1754 में। डुप्ले को वापस भेजने के लिए तैयार हो गए वो लोग, वापस बुलाने के लिए संधि वगैरह हुई थी, ठीक है। और जब ये डुप्ले चला गया था उसके बाद में फिर इसका पतन, फ्रांसीसियों का पतन स्टार्ट हो गया, ठीक है। डुप्ले ही वो शख्स था जिसने ये नीति मतलब ये नीति कह लो या ये आइडिया की शुरुआत करी कि भारत में जो राजा हैं वो राजा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो हम उन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठाएंगे और हम एक का समर्थन करके दूसरे को लड़वाएंगे। फिर इसी ये जो राजा एक मतलब एक को जिता देंगे और फिर जो वो राजा जीतेगा हम उसके साथ दोस्ती वोस्ती बना के उसी से ही जो बाकी क्षेत्र हैं उसमें व्यापार करने का परमिशन लेके और उसी को लूटने लग जाएंगे। ये जो तेज़ दिमाग था, ये आइडिया डुप्ले का ही था। उसके बाद में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और हमने देखा कि बस यही सब चीज़ें थी। मेन चीज़ तो ये था फ्रांसीसी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कि जब तक डुप्ले था जब तक फ्रांसीसी जीत रहे थे, जब डुप्ले चला गया उसके बाद में ब्रिटिश लोग जीतने लगे और फाइनली ब्रिटिश ही जीत गए, फ्रांसीसियों का अंत हो गया था डुप्ले के जाने के बाद में, ठीक है। ये रहा 1754 में उसने अंग्रेज़ों की मांग मानी, भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया गया 1754 में, ठीक है। उसके बाद दोनों कंपनियों के मतलब उस समय पे एक समझौता हुआ था, लेकिन वह अस्थायी था और 1756 में वो समझौता टूट गया और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। बाकी फिर उस युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना कंट्रोल कर लिया था। अब जिसके हाथ में बंगाल है उसके हाथ में भारत की शक्ति है। बंगाल उस समय बहुत बहुत समृद्ध राज्य था, ठीक है। उसके बाद में जनवरी 1760 में वांडीबाश का युद्ध हुआ था। अंग्रेज जनरल आयर कूट ने लल्ली को हरा दिया था। एक साल के अंदर अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ चला गया, ठीक है। तो ये हुआ डुप्ले के जाने के बाद में 1-1.5 साल में सब कुछ तहस नहस हो गया और युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। फिर फ्रांसीसियों को मतलब भारत वाला इलाका छोड़ना पड़ा, जहाँ जहाँ उनके जो फ्रांसीसियों ने इनके अंग्रेज़ों के जगह ली थी, फैक्ट्रियाँ ली थी और एरिया लिए थे, वो वापस करने पड़े सभी जगह। और अंततः ब्रिटिश सरकार का फिर ओवरऑल कब्जा हो गया, क्योंकि डच को और पुर्तगालियों तो ब्रिटिशों ने पहले ही हरा दिया था। जो सबसे अच्छे सबसे तगड़े वाले प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी, उनको भी हरा दिया। अब बचा कौन? कोई नहीं। इंडिया के जो राजा महाराजा थे वो ऑलरेडी एक दूसरे से लड़ ही रहे थे और अंग्रेज उन लोगों से पहले ही मतलब उनको कब्जा कर चुके थे उन लोगों के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद हम अब आज की क्लास शुरू करते हैं। कहाँ गया भाई? अरे यार कहाँ गया? अरे भाई साहब, ये तो क्लास 11 जो थी, ठीक है, दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का। और उसके बाद ये बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से माना जाता है। जो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था
तो ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता उसके बाद में आरंभ हुई, ऐसा माना जाता है। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, इसके पहले दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के टकराव तो पूर्वाभ्यास मात्र थे। हुआ क्या था, सिराजुद्दौला को हरा दिया था, एक ब्लैक हॉल ट्रेजेडी नाम से एक ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। खैर अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें शायद मिल जाएगा आगे, ठीक है। तब तो इन टकरावों से प्राप्त जो अनुभव हुए थे उसका बंगाल में अच्छी तरह से उपयोग किया गया। बंगाल तब भारत का सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था। इसके उद्योग, धंधे और व्यापार बहुत विकसित थे। प्रांत से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। वर्ष 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी मिली हुई थी और इन मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी रखने का उसे अधिकार था। मतलब कि 1717 ईस्वी की बात है, अंग्रेजों को शाही फरमान मिला हुआ था कि वो टैक्स ना दें और अपना व्यापार जोरों शोरों पर कंटिन्यू रखें, ठीक है, उस समय 1717 में। और वो अपने पास आवाजाही पर पास या दस्तक, मतलब होता है ना कि पास, एक पास या एक कार्ड टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ होगी, उसका अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी। वो अपना कंपनी का तो कर ही पा रहे थे, लेकिन अपना निजी व्यापार भी कर सकते थे। हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त न थी, उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को। यह फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ था। इसका एक नतीजा यह था कि बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी। दूसरे, कंपनी को दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला था उसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी कर न चुकाने के लिए करते थे। मुर्शिद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक बंगाल के सभी नवाबों ने 1717 के फरमान की अंग्रेजों की व्याख्या पर आपत्ति की थी। उन्होंने कंपनी को खजाने में एक मुश्त रकम देने के लिए मजबूर किया था और दस्तकों के दुरुपयोग को सख्ती से बंद करा दिया गया था। इस मामले में कंपनी को भी नवाब का अधिकार मानना पड़ा था, मगर उसके कर्मचारी इस अधिकार से बचने और उसका उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मतलब आप समझे, कंपनी के लोग थे उस समय, मुगल शासक ने उनको कंपनी को ना कि उसके लोगों को पर्सनल, कंपनी को ये परमिशन दे रखी थी कि भाई आप बिना रोक टोक, बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए अपना व्यापार जारी रखें, ठीक है। अब कंपनी के लोगों को अपना खुद का व्यापार करने की भी इजाज़त थी, लेकिन जो वो अपना मतलब अपना पर्सनल व्यापार करेंगे ना, जो कंपनी से अलग, उसमें उन्हें वही टैक्स देना पड़ेगा जो कि भारतीय लोगों को देना पड़ता था। अब वो क्या करते थे कि वो उसमें भी टैक्स चोरी कर ले रहे थे कंपनी की आड़ में, ठीक, और उससे जो राजकोषीय घाटा था वो बढ़ता ही जा रहा था, राजकोष में धन, मतलब। तो भैया उस वक्त क्या हुआ कि फिर जो मुगल 1717 का जो फरमान था उसके खिलाफ जो है ये अलीवर्दी खान और ये मुर्शिद कुली खान, ये दोनों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई आप एक मुश्त रकम हमें दीजिए, हमारा तो सारा का सारा खजाने खाली हो गया, आप तो लूटते ही जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ उस मामले में, ये जो अलीवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान थे ये थोड़े सख्त थे, इन्होंने ज़्यादा कंपनी को भाव दिया नहीं। तो इस मामले में क्या, कंपनी को फिर इनकी बात माननी पड़ी, लेकिन फिर भी जो कंपनी के लोग थे ना वो उसका उल्लंघन करते थे, कोई मौका मिला तो छोड़ते नहीं थे। पानी तब सर से ऊपर आ गया जब 1756 में युवक और जल्द क्रोधित हो जाने वाला सिराजुद्दौला अपने दादा अलीवर्दी खान की जगह गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला जो है नया नया गद्दी पर बैठा था भैया, जवान लड़का था, अब थोड़ा गर्म खून था, बहुत जल्दी एग्रेसिव था, मतलब बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता, ऐसा किताबों में लिख रहा है। बाकी वास्तविकता क्या थी ये तो खैर कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि इतना भी ज़्यादा वो नहीं था, क्रूवल नहीं था,
कोई कहते हैं कि था। बहरहाल उसने अंग्रेजों से मांग की कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खान के ज़माने में व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों पर अब भी व्यापार करें। अंग्रेजों ने जो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस करते थे, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। भैया सिराजुद्दौला के सामने हम ना मानने चल, होगा तो हमने तो फ्रांसीसियों को हरा, तो तू किस खेत की मूली है। तो काइंड ऑफ एटीट्यूड। वे अपने मालों पर नवाब को कर चुकाने को तैयार ही नहीं हुए। उल्टा उन्होंने उन भारतीय मालों पर भारी महसूल लगा दिए जो कलकत्ता आते थे। मतलब यहाँ तो टैक्स दे नहीं रहे, लेकिन जो आ रहे हैं उस पर और उल्टा महसूल लगा दी ज़्यादा, जो कलकत्ता आते थे। ठीक है, आयात पर। कलकत्ता तब उनके नियंत्रण में था। युवक नवाब स्वाभाविक था कि क्रोधित हो उठा। सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया भैया। उसे शंका थी कि कंपनी उसकी शत्रु है और बंगाल की गद्दी की लड़ाई में उसके दुश्मनों का साथ दे रही है। बात तब हद से आगे बढ़ गई जब नवाब से आज्ञा लिए बगैर कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। लो, मतलब कलकत्ता इलाका आ रहा है नवाब के उसमें राज्य क्षेत्र में, और किलेबंदी ये कर रहे हैं उसकी परमिशन के बिना। होगा तू नवाब होगा, अपने घर का होगा, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके का कुछ उनका एटीट्यूड रहा, क्योंकि उसे जब चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका थी, जो कंपनी है उसको। सिराज ने, मतलब सिराजुद्दौला ने सही तौर पर इस हरकत को अपनी प्रभुता पर एक चोट समझा। उसके ईगो पर आ गई सिराजुद्दौला के। कोई भी स्वतंत्र शासक अपनी धरती पर व्यापारियों की किसी निजी कंपनी को किला खड़ा करने और निजी युद्ध चलाने की छूट भला कैसे देता। दूसरे शब्दों में सिराज इस पर तैयार था कि यूरोपीय लोग व्यापारी बनकर ही रहें और मालिक बनने की कोशिश ना करें। उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों को आज्ञा दी कि वे कलकत्ता और चंद्रनगर में अपने किलेबंदी गिरा दें। उधर से अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों को आज्ञा दी, उन्होंने मानी नहीं। एक दूसरे से लड़ने की से बजाय लड़ने से बाज आए, मतलब लड़ाई वड़ाई बंद करें। फ्रांसीसी कंपनी ने तो इस आज्ञा का पालन कर लिया, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे भाई। अंग्रेजों ने तो मना कर दिया, क्योंकि कर्नाटक में मिली विजय ने उनकी महत्वाकांक्षाओं और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा दिया था। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया फिर वह नवाब की इच्छा के खिलाफ भी बंगाल में जमे रहने और अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर अड़ी थी कंपनी। इस कंपनी ने अपनी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के ब्रिटिश सरकार के अधिकार को स्वीकार किया था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही अधिकार दे रहे, सभी गतिविधियों को नियंत्रित करो भाई। ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार ने उसके व्यापार और उसकी ताकत पर जो अंकुश लगाया था, उसे कंपनी ने भीगी बिल्ली बनकर स्वीकार कर लिया था। जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर जो अंकुश लगाए थे, उन्हें तो स्वीकार कर लिया। वर्ष 1693 में उसका चार्टर समाप्त हो जाने पर संसद ने पूर्व में व्यापार करने का अधिकार उससे छीन लिया था, और तब कंपनी ने ब्रिटेन के सम्राट, संसद और राजनेताओं को भारी रिश्वत दी। कंपनी ने बहुत पैसा कमा के ले गए थे यार, बहुत इतनी पैसा है, मतलब इतना ज़्यादा रिश्वत दी। केवल एक वर्ष में उसने 80,000 पाउंड घूस में दे दिए। फिर भी अंग्रेज कंपनी मांग कर रही थी कि बंगाल के नवाब की चाहें तो आज्ञा हो, उसे बंगाल में मुक्त व्यापार के पूरे अधिकार मिलने चाहिए। यह नवाब की प्रभुता के लिए सीधे सीधे एक चुनौती थी। मतलब उसके ईगो पे आ गई, आत्मसम्मान वाली बात आ गई कि मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। कोई भी शासक संभवतः इस बात को स्वीकार नहीं करता। सिराजुद्दौला में इतनी राजबुद्धि थी कि वह अंग्रेजों की चालों के दूरगामी प्रभावों को समझ सके। उसने उनसे अपने देश के कानून मनवाने का निर्णय किया। जोश अब आगे देख रहे, जोश में आ गया। अब देखो, अब जोश में आने के बाद क्या कदम उठाते हैं ये। जोश में आकर मगर बेकार की जल्दबाजी में और पर्याप्त तैयारी किए बिना
सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, फिर कलकत्ता की ओर कूच किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम्स पर भी अधिकार कर लिया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, वो कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे ना, तो वहीं फोर्ट वोट था। तब अपनी आसानी से मिली इस जीत की खुशी मनाने वह कलकत्ता से वापस आ गया और अपने जहाज़ों में बैठकर भागते अंग्रेजों पर उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बस ले बन गया चौड़ा। अब देख, यह एक गलती थी क्योंकि उसके दुश्मन की ताकत को कम करके आंका था। मतलब उसने सोचा अंग्रेज तो फट्टू निकल, मतलब अंग्रेज तो जा रहे हैं भाई, दुम दबा के भाग रहे हैं। अंग्रेज अधिकारियों ने समुद्र के निकट फुल्टा में शरण ली, जिसे उनकी जहाजरानी संबंधी श्रेष्ठता ने सुरक्षित बना दिया था। यहाँ वे मद्रास में सहायता मिलने की प्रतीक्षा करने लगे और इस बीच वे नवाब के दरबार के प्रमुख लोगों के साथ साजिश और गद्दारी का ताना बाना बुनते रहे। सिराजुद्दौला के खिलाफ भैया साजिश वाजिश का भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनमें प्रमुख थे मीर जाफ़र, जो मीर बख्शी के पद पर था, मानिक चंद जो कलकत्ता का अधिकारी था, अमी चंद जो एक धनी व्यापारी था, जगत सेठ जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, जगत सेठ, और खादिम खान जिसकी कमान में नवाब की सेना का एक बड़ा भाग था। अब हुआ क्या, ये सिराजुद्दौला है अपना लाल आंख करके दिखा रहा है, ये बेचारे अंग्रेज हैं, ये अभी डर के दिखा रहे हैं, मतलब इसके सामने, इसके पीछे ये सेना खड़ी है, बहुत सारी सेना, बहुत सारी, इसके पीछे ये थोड़ी सी सेना है। जैसे ही लड़ने लगे, सैनिकों घेर लो चारों तरफ से, तो बस आदेश इसने दिया और इसे ही घेर लिया चारों तरफ से। बाद में पता चली अच्छा सारे सैनिक ये तो इसके साथ मिल गए थे ना, सारे क्या मतलब आधे से ज़्यादा सैनिक, क्योंकि खादिम खान मिल गया। खादिम खान के पास तो उसकी सेना की कमान ही थी। जगत सेठ जो उस समय बहुत बड़ा मालदार आदमी था। तो इस तरीके से जो है धोखा दे दिया इसकी सेना ने इसको, सिराजुद्दौला को। मद्रास से एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्राइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक और सैनिक सहायता भी आ पहुंची। क्लाइव ने 1757 के आरंभ में दोबारा कलकत्ता को जीत लिया और नवाब को मजबूर करके अंग्रेजों की सारी मांगें मनवा ली। फिर अंग्रेज भी संतुष्ट न हुए, उनका उद्देश्य तो इससे बहुत अधिक था। वो ये चाह रहे थे कि भाई सिराजुद्दौला की जगह कोई और पिट्ठू हमारा कठपुतली बैठ जाए, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को तो भैया मार दिया था। फिर जो है इन्होंने मीर जाफ़र, बंगाल की गद्दी पर युवक नवाब की जगह मीर जाफ़र को बिठा दिया, जो कि साजिश, ये जो साजिश थी नवाब के दुश्मनों ने रची थी, मीर जाफ़र वगैरह ये सब। फिर तो मीर जाफ़र आए, फिर मीर कासिम आया, फिर मीर जाफ़र फिर से आया। हाँ। पर ये था तो कठपुतली अंग्रेजों के हाथ की। उसने शामिल होने के बाद अंग्रेजों ने उसमें शामिल होने के बाद अंग्रेजों ने नवाब के सामने ऐसी मांगें रखी जिन्हें पूरा करना असंभव था। दोनों पक्षों को लग गया कि उन्हें जल्द ही एक निर्णायक युद्ध लड़ना होगा। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में उनकी सेनाएं आमने सामने। किस किस की? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की। प्लासी का यह निर्णायक युद्ध केवल कहने को युद्ध था। अंग्रेज पक्ष में तो केवल 29 लोग मरे, जबकि नवाब के लगभग 500 लोग मर गए। भाई साहब, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफ़ी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। नवाब के सैनिकों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मीर मादन और मोहन लाल की अगुवाई में
बहादुरी से अच्छी तरह लड़ता रहा। नवाब को मजबूर होकर भागना पड़ा, मगर वह पकड़ा गया और मीर जाफ़र के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। तो मीर जाफ़र के बेटे मीरन ने उसे मार दिया। फिर मीर जाफ़र बैठा गद्दी पे। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का अंधेरा आरंभ हो गया था। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया। अभी मीर जाफ़र कौन था? ये तो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। ठीक है, तो मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने जो बंगाल का नवाब घोषित कर लिया था। तो हुआ क्या था कि नवाब सिराजुद्दौला जो था, इसने एक गलती कर दी थी। जब ये फोर्ट विलियम कब्जा करने के लिए गया था ना, तो वहाँ इसने क्या किया, वहाँ जो अंग्रेज लोग थे उनको इसने एक कमरे में बंद कर दिया। जैसा बताया जाता है कि 146 के आसपास लोग थे, जिसमें से एक छोटे से कमरे में इन्हें बुरी तरह मतलब भुस की तरह भर दिया था, और 146 में से 123 लोग मर गए थे रात रात में, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और एक छोटे से कमरे में एक भुस की तरह भर रखे हैं लोग। ऐसी ये कहानी है। और फिर होने लगा कि भाई सिराजुद्दौला तो बड़ा मतलब क्रूर शासक है, बहुत ही निर्दयी है, ये है वो है, उसने ऐसा कैसे कर दिया अंग्रेजों के साथ, इस तरीके की बात है। ठीक है, इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया कि वो मर गए थे जब अंग्रेज लोग। उसके बाद में ये सब हुआ, फिर सिराजुद्दौला को हराने की उन्होंने ठान ली। खैर, तो बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को घोषित कर दिया और फिर उससे अपना इनाम मांगने लगे। आप देखो, मीर जाफ़र से कही भाई देखो, हमारी जो सैनिक हमने लगाए थे, वो सैनिकों पे हमारा अरबों खरबों का खर्चा हो गया, वो कौन देगा? मीर जाफ़र से मांगने लगे, तू दे भाई वो खर्चा, उसका हमने तुझे राजा बनवाया है। तो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। उसे कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी मिली। कलकत्ता पर हमले के हर्जाने के रूप में मीर जाफ़र ने कंपनी को और नगर के व्यापारी को 1,77,00,000 रुपए दिए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को उपहारों अर्थात रिश्वतों के रूप में बड़ी रकम दी। उदाहरण के लिए क्लाइव को 20 लाख रुपए। क्लाइव बड़ा उस जो ये 146 लोग मरे थे, तो इसमें से 123 लोग, इसमें रॉबर्ट क्लाइव को भी बंदी बनाया था। क्लाइव को यही बात तो बुरी लगी थी, उसके भी ईगो पे आ गई थी। ठीक है, तो क्लाइव को तो 20 लाख रुपए, और वॉट्स को 10 लाख रुपए से अधिक की रकम मिली। क्लाइव ने बाद में अनुमान लगाया कि पिट्ठू नवाब से कंपनी और उसके नौकरों को 3 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। इसके अलावा यह भी मान लिया गया कि ब्रिटिश व्यापारियों और अधिकारियों को अपने निजी व्यापार पर कोई कर नहीं देना होगा। अब निजी व्यापार मतलब कि मीर जाफ़र तो सिर्फ एक नाम का ही राजा बचा, अब तो पूरी तरह से अंग्रेजों के शासक में ही आ गए, मतलब अंग्रेजों के अधिकार में आ गई थी वो। प्लासी के युद्ध का असीम ऐतिहासिक महत्व रहा। इसने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के एकाधिकार का रास्ता खोल दिया। इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक ही बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतार में ला खड़ा किया। जो भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदार हुआ करते थे उस समय, उसमें भाई अंग्रेज अब बराबरी पा गए थे, अंग्रेज भी अब दावेदारी में थे। बंगाल से प्राप्त भारी राजस्व के सहारे उन्होंने एक शक्तिशाली सेना खड़ी की। उस जमाने में ये 3-4 करोड़ रुपए कोई मामूली बात थोड़ी है। 3-4 करोड़ उस समय के 4 करोड़ रुपए का मतलब है आज के टाइम के 4,000 या शायद 50,000 करोड़ रुपए के बराबर। ठीक है, तो उसने बहुत शक्तिशाली सेना खड़ी कर ली। इसी से उन्होंने शेष भारत की विजय का खर्च उठाया। लो बताओ, मतलब 3-4 करोड़ रुपए की कीमत से इतनी सेना हो गई कि वो पूरे भारत पर विजय कर रही है, उसका सारा खर्चा उठा लिया। बंगाल पर उनके नियंत्रण की अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई में निर्णायक भूमिका रही। अंतिम बात यह है कि
प्लासी की विजय ने कंपनी और उसके नौकरों को इस योग्य बनाया कि वे बंगाल की असहाय जनता को लूट कर बेपनाह दौलत जमा कर सकें। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन और जी.टी. गैरेट ने लिखा है, किसी क्रांति का आयोजन करना दुनिया का सबसे लाभदायी खेल समझा गया है। अंग्रेजों के मन में सोने का ऐसा लालच भर गया जो कोर्तेस और पिजारो के काल के स्पेन वासियों के बाद कभी देखने को नहीं मिला। अब खास तौर पर बंगाल को तब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक उसके खून की एक एक बूंद न निचुड़ जाए। हालांकि मीर जाफर ने कंपनी की सहायता से गद्दी पाई थी, मगर जल्द ही वह इस सौदे पर पछताने लगा। कंपनी के अधिकारियों के उपहार और रिश्वत संबंधी मांगों ने जल्द ही उसका खजाना खाली कर दिया और इस बारे में पहल खुद क्लाइव तो यार बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से बना के गया था क्लाइव। जैसा कि कर्नल माल्सन ने लिखा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सको उतना लूटो। मीर जाफर सोने की एक थैली है। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। खुद कंपनी के लालच का कोई मुकाबला न था। कंपनी के डायरेक्टरों ने यह मानकर कि उसके हाथ कामधेनु गाय लग गई है और यह कि बंगाल की दौलत कभी ख़त्म ही नहीं होगी, यह आज्ञा जारी की कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का भी बंगाल खर्च उठाए। ओ बेटे, बम्बई का भी खर्च और मद्रास का भी, मतलब मीर जाफर को कतई नहीं छोड़ दिया इन्होंने। और अपने राजस्व से कंपनी के भारत से होने वाले पूरे निर्यात का माल खरीदे। कंपनी अब भारत के साथ व्यापार ही नहीं कर रही थी, बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाकर प्रांत की दौलत भी लूट रही थी। मीर जाफर को जल्द ही पता चल गया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सारी मांगें पूरी कर पाना तो असंभव था। अब यह अधिकारी भी अपनी आशाएं पूरी न कर पाने के कारण नवाब की आलोचना करने लगे थे। इनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ गई यार, इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को मजबूर किया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ दे। मीर कासिम ने अपने आकाओं की इस कृपा के बदले कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की जमींदारी भी सौंप दी। सब कुछ दे दिया भाई, मीर जाफर ने दिया, मीर कासिम ने दिया, सब कुछ दे दिया। ले लो लड्डू, सिराजुद्दौला को मरवा दिया ना, अब ले लो लड्डू। और बड़े अंग्रेज अधिकारियों को अच्छे अच्छे उपहार दिए जिनकी कुल कीमत 29 लाख रुपए थी। मतलब सब कुछ ही लूट लिया। फिर भी अंग्रेजों की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। हे भगवान, कितनी इच्छाएं जागी बैठी हैं। जैसा आज हो रहा है कि ये वो जंगल काट दो, वो जंगल काट दो, वो जंगल काट दो, वो भी काट दो, वो भी काट दो, वो भी काट दो, ऐसे ही हो रहा है ये। अच्छा, थोड़ा सा इससे हटके यदि मैं एक चीज़ सोच रहा था, जैसे ये COP26 हुई, COP24 हुई, या इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती रहती हैं, भारत और फ्रांस ने इसकी शुरुआत करी थी पर्यावरण को लेकर के। तो ये इसमें बताते हैं कि इतने सारे पेड़ हैं, ये जंगल है, इतना इतना उसका क्षेत्रफल है, ये रेड बुक में है, ये वाला पंछी ख़त्म हो गया है, ये प्रजाति ख़त्म हो गई, ये अभी ख़त्म होने की कगार पर है। फिर बाहर जो जनता के सामने आता है कि इन लोगों को, मतलब ये जो मान लो कोई ये पंछी है वो रेड डाटा बुक में आ गया, मतलब ख़त्म होने की कगार पर, कि इन्हें बचाना है, इन्हें प्रोटेक्ट करना है। बाहर जनता के सामने ये आता है कि पेड़ पौधे बचाने हैं, ये प्रजाति बचानी है, कि भाई वहाँ मीटिंग चल रही है COP26 की और ये चीज़ें होनी है। लेकिन वास्तव में तो मुझे लगता है ये बचाते, अच्छा लिस्ट बनाओ, अब क्या बची है, अच्छा ओहो गोरैया चिड़िया अभी बच रही है, ठीक है ख़त्म करो। अच्छा और लिस्ट में, और अच्छा कौवे ख़त्म करो, और क्या और लिस्ट में, हाथी बच गए, ख़त्म कर दो, सारे हाथियों को मार डालो, ठीक है जल्द। और लिस्ट, अच्छा मध्य प्रदेश में बहुत सारे जंगल बचाओ, मध्य प्रदेश में, अच्छा ठीक है किसे दे दो, फलाना एक कंपनी को दे दो, ठीक है ख़त्म करो, पूरा जंगल काट डालो, मार डालो सबको,
और बाहर क्या बताएंगे, अरे हमने तो वहाँ मीटिंग करी है पर्यावरण को लेकर के, बहुत सारी योजनाएं बनाई है पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए, और अंदर वहाँ मीटिंग में चल के अच्छा ये जंगल बच गया, ये ख़त्म नहीं किया यार जंगल तुमने, अभी क्या कर रहे हो तुम, हाँ भारत की सरकार को ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो, जंगल काट दो काइंड ऑफ इस तरीके का चलता होगा शायद अंदर मीटिंग में, क्योंकि जिस हिसाब से सब चीज़ें बर्बाद होती जा रही हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि अंग्रेज़ों की इच्छाएं वगैरह मतलब जो भी है खैर। जल्द ही मीर कासिम बंगाल में उनकी स्थिति और उनकी चालों के लिए खतरा बन गया। मीर कासिम वह एक योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था और खुद को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने पर अड़ा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए एक भरा हुआ खजाना और एक कुशल सेना की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाकर अपनी आय बढ़ाने और यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता ना भाई, सब कुछ तो लूट चुके थे वो लोग, कुछ बचा ही नहीं था। यह सब अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया भाई, उन्हें सबसे ज़्यादा नापसंद यह बात थी कि नवाब 1717 के फरमान का कंपनी के नौकरों द्वारा दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे निर्यात के लिए हो या नहीं उपयोग के लिए हो, उस पर कोई चुंगी न लगाई जाए। इससे हानि भारतीय व्यापारियों को होती थी, क्योंकि उन्हें वे कर भी देने पड़ते थे जिनसे विदेशी पूरी तरह मुक्त थे। भेदभाव टाइप का चल रहा था। इसके अलावा कंपनी के नौकर गैरकानूनी ढंग से अपने भारतीय व्यापारी मित्रों को दस्तकें मतलब पास बेच देते थे कंपनी के नौकर, और ये भारतीय इस तरह अंदर के करों के भुगतान से बच जाया करते थे। अब भाई वो खुद तो टैक्स लूट ही रहे थे, साथ में और अपने दोस्त वोस्त जो थे उन लोगों को पास भेज दिया, वो भी टैक्स लूटने लग गए। इन दुरुपयोगों के कारण ईमानदार भारतीय व्यापारी बेईमानी से भरी प्रतियोगिता में बर्बाद होने लगे और नवाब के हाथ से राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत जाता रहा। हुआ क्या कि साथ ही कंपनी और उसके नौकर भारतीय अधिकारियों और जमींदारों को उपहार और घूस देने के लिए बाध्य करते थे। इसका रिजल्ट ये निकला भाई, जो कंपनी थी और उसके जो भी नौकर चाकर थे, वो क्या भारतीय अधिकारियों और जमींदार लोग जो थे, घूस देना, उपहार वगैरह देना, इस सब के लिए मतलब उनको फोर्स करते थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। जैसा भारत में आज की स्थिति है, किसी बड़े कोई त्यौहार आए, कोई बड़ा नेता मंत्री हो, तो आपको क्या लग रहा है इतना नोट वोट आ जाता है कैसे? ज़बरदस्ती है भाई, पैसा दो नहीं तो तुम्हारी फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, तुम बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, घूस दो, यही सब चीज़ें तो होती हैं। खैर, ये भारतीय दस्तकारों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल अंग्रेजों को सस्ता बेचने और अंग्रेजों का माल महंगा खरीदने पर मजबूर करते थे। जो लोग ऐसा ना करते उन्हें अक्सर कोड़े मारे जाते या जेल भेज दिया जाता। हाल ही में एक ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पियर ने इस काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। वास्तव में अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध बंगाल धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। ये कौन है? नवाब शुजाउद्दौला। तो इस जो इतना ज़्यादा डेवलप था ये बंगाल, इतना ज़्यादा समृद्ध था, तो धीरे 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 नष्ट होने लगा। मीर कासिम को लगा कि अगर ये बदमाशियाँ जारी रहीं तो वह कभी बंगाल को शक्तिशाली न बना सकेगा और न ही खुद को कंपनी के चंगुल से मुक्त करा सकेगा। वो भाई गुलाम का गुलाम नहीं रह जाएगा। इसलिए उसने क्या किया कि एक कड़ा कदम उठाया, आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल ख़त्म कर दिए। मतलब कि जो अंग्रेज लोग तो देना करें, लेकिन भारतीय जो व्यापारी थे उन्हें देना पड़ता था महसूल वगैरह, टैक्स। उसने कहा सबके लिए बंद कर दिया।
कि अब कोई नहीं देगा टैक्स महसूल। इस तरह अपनी प्रजा को वे छूटें दे दी जो अंग्रेजों ने बलपूर्वक प्राप्त की थी। अब इसका क्या निर्णय लिख लेगा भाई? विदेशी व्यापारी अपने और भारतीय व्यापारियों के बीच समानता हो यह बर्दाश्त करने को अब तैयार ही नहीं थे। उन्होंने भारतीय व्यापारियों को दोबारा मशहूर लगाए जाने की मांग की। एक और लड़ाई अब सामने नजर आ रही थी। उन्होंने मंजूर ही नहीं किया भाई आप हटाओ आप। उसने तो यही कहा कि हम तो स्पेशल है, हम नहीं देंगे, लेकिन भारतीयों को तो देना पड़ेगा। सच्चाई यह थी कि अब बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते। मीर कासिम तो यह समझता था कि वह एक स्वतंत्र शासक है, मगर अंग्रेज यह मांग कर रहे थे कि वे उनके हाथों की कठपुतली बना रहे, क्योंकि उन्होंने ही उसे गद्दी पर बिठाया था। हुआ क्या, अनेक लड़ाइयों के बाद मीर कासिम 1763 में हरा दिया गया था। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, छोटी मोटी हुई, फाइनली 1763 में मीर कासिम भी हार गया। और मीर कासिम हारने के बाद में अवध भाग गया। अब देखो वहाँ क्या हुआ अवध में। वहाँ उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगौड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, आपको याद हो शाह आलम द्वितीय पहले भाग कर चला गया था, और शुजाउद्दौला वहाँ था ही, और अवध का नवाब, और वहाँ अवध में ही अब ये भी मीर कासिम भी आ गया। अब देखो इसके बाद में ये तीनों मिल के लड़ेंगे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता किया इसने कंपनी की सेना के साथ। इन तीनों सहयोगियों की मुठभेड़ 22 अक्टूबर 1764 को हुई। तीनों सहयोगी, अब तीनों सहयोगी कौन है? सेना है सिर्फ शुजाउद्दौला के पास, और ये जो है मीर कासिम, ये जब भागा वहाँ से भगोड़ा तो अकेला ही भागा होगा, सेना लेके तो भागा ना होगा। और जो शाह आलम द्वितीय था वो ऑलरेडी पहले से ही वहाँ छुप के बैठा था, ठीक है, तो उसके पास तो क्या ही सेना होगी। तो ये तो तीन नाम है, बेसिकली तो एक ही तो राज्य है, एक ही तो साम्राज्य है, ठीक है, शुजाउद्दौला का। तो 1764 में बक्सर के युद्ध में हुई इनकी भेंट तीनों मिल के, जिसमें ये तीनों ही हार गए तीनों हार गए। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया, और अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया। तो अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया अवध पर। अवध का तो शुजाउद्दौला था, जब वह हार गए तो अवध पर भी इनकी दया का मोहताज हो गया। इस बीच 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आया था। उसने बंगाल में सत्ता पाने और शासन के सारे अधिकार नवाब से छीनकर कंपनी को दिलाने का यह अवसर न चूकने का फैसला किया। वर्ष 1763 में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया। पहले मीर जाफ़र था, फिर मीर कासिम हुआ, अब मीर कासिम को तो हरा दिया, या अवध भाग गया था, वापस से मीर जाफ़र हो गया, और कंपनी तथा उसके अधिकारियों के लिए बड़ी बड़ी रकमें ली थी। मीर जाफ़र के मरने पर उन्होंने उसके दूसरे बेटे निजामुद्दौला को गद्दी पर बिठा दिया, और बदले में उससे 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर दस्तखत करा लिए। इस संधि के अनुसार नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देना था, और बंगाल का शासन एक नायाब सूबेदार के सहारे चलाना था। देखो मीर जाफ़र था, उसे हटाया मीर कासिम को, मीर कासिम भाग गया वहाँ से, हार गया था युद्ध में, फिर दोबारा मीर जाफ़र को बिठा दिया। जब मीर जाफ़र को बिठाया तो मीर जाफ़र तो पहले से ही कठपुतली था इनके हाथों की, तो सब कुछ और लूटने लग गए फिर से। फिर मीर जाफ़र मर गया। जब मीर जाफ़र मरा तो इसका दूसरा बेटा निजामुद्दौला को बिठा दिया। निजामुद्दौला को बिठाने के बाद इन्होंने कहा भाई आप अपनी आधी सेना भंग कर दो, एक तो हमें ज़्यादा किचपिच चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि आदि के अधिकांश सेना भंग करने को कह दिया था। फिर इन्होंने कहा कि एक नायाब सूबेदार की भर्ती करो, और सारे काम वो नायाब सूबेदार के सहारे चलेगा, उसका जो शासन है। तो बेसिकली
देखा जाए तो ब्रिटिश ने अपना ही बोल दिया कि हम ही चलाएंगे नायब सूबेदार के जरिए। खैर, बहरहाल जिसकी नियुक्ति कंपनी ही करेगी, जो नायब सूबेदार था जिसके सहारे शासन चलना है, उसकी नियुक्ति कंपनी ही करेगी, और जिसे कंपनी की स्वीकृति के बिना नहीं हटाया जा सकता था। इस तरह कंपनी ने बंगाल के प्रशासन मतलब निजामत का पूरा अधिकार जमा लिया। कंपनी की बंगाल काउंसिल के सदस्यों ने एक बार फिर नवाब से लगभग 15 लाख रुपए झटक लिए। ये तो यार लूटते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं। तो चलिए यार, इससे आगे का अगली वीडियो में करवाएंगे। 15 लाख रुपए तो झटक ही लिए अंग्रेजों ने। नहीं, इससे आगे का क्या, यहाँ इस पूरे टॉपिक को ही करा देता हूँ। 15 लाख रुपए झटक लिए। उसके बाद शाह आलम द्वितीय अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र का प्रमुख था। उससे कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। दीवानी तो इसने ले ली राजस्व वसूलने का, और बाकी बोला फाइनेंस फाइनेंस तुम संभालो। फाइनेंस के अलावा मतलब तुम संभालो बाकी सेना वाला वगैरह। अब सेना कहाँ से संभालेंगे? सेना को तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, तनख्वाह आएगी पैसों से, राजस्व विभाग से, और राजस्व जो है इसने ले लिया। इस तरह बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई, और इस सबसे समृद्ध भारतीय प्रांत का पूरा राजस्व उसके हाथों में आ गया। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए। अब 26 लाख रुपए में तुम सारा काम तुम जो है तुम करते रहो, तुम देख लो। और उसे कोरा और इलाहाबाद के जिले भी जीत कर दे दिए। सम्राट 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों का लगभग कैदी बनकर रहा था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी लड़ाई में हार जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े। आप एक चीज़ देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा लूट, इतनी ज़्यादा लूट। मतलब आज की रेट में अगर देखा जाए तो 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। उस समय के 50 लाख रुपए, इतनी लूट। इसके अलावा दोनों ने एक संधि पर साइन किए कि इसके अनुसार अगर नवाब पर बाहरी हमला होता है तो कंपनी उसकी सहायता करती। शर्त यह थी कि नवाब को अपनी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले कंपनी को धन देना पड़ता। इस समझौते के द्वारा अवध का नवाब भी कंपनी का आश्रित बनकर रह गया। तो आपने देखा कि अवध का नवाब जो था, नवाब शुजाउद्दौला, वो भी हार गया, सब हार गए। फाइनली ये गोरी चमड़ी वाले आकर कब्जा कर ही लिया है। खैर चलिए, इससे आगे का हम अगली वीडियो में करवाएंगे, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपको लगा हो इस वीडियो को देखकर या इससे पहली वीडियोस को। तो जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।